केमिस्ट्री टोटल 45 क्वेश्चन है, फुल सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन के लिए हम लोग को चारों जो कार्बन से चारों ग्रुप जो लगना चाहिए वो क्या लगना चाहिए, डिफरेंट लगना चाहिए, है ना, डिफरेंट लगना चाहिए। तो पहला वाला है आइसोब्यूटारिक एसिड और दूसरा है आइसोब्यूटारिक से लग रहा है यार, आइसोब्यूटारिक का मतलब क्या होता है, मतलब पहले कार्बन पे 2 CH3 लगा ही होगा, है ना, और एक COH होगा, तो हो ही नहीं सकता ना। और बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, बीटा क्लोरो मतलब कि प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन है और उसमें भी जो CHO है वो तो उसके बगल वाला अल्फ़ा होगा, उसके बगल वाला बीटा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आ जाएगा ना उस बीच वाले कार्बन पे, उसी पे तो देखेंगे ना, है ना। और तीसरा है प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड में भी तो दो हाइड्रोजन बीच में आ जाएगा, तो नहीं हो सकता। फोर्थ वाले में अल्फा क्लोरो मतलब क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड मतलब कि 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है और 3 कार्बन के बीच वाला जो है मतलब COH के बगल वाला ही अल्फ़ा क्लोरो है, तो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरो है और एक COH है ना, तो और एक CH3 इधर है, तभी तो 3 कार्बन हुआ, तो ये तो हो जाएगा, है ना, कायरल कार्बन। तो आंसर है यही। ठीक है, ये देखो सबका स्ट्रक्चर भी है, ये है आइसोब्यूटारिक और ये है प्रोपेन नहीं, ये है बीटा क्लोरो और ये है अल्फ़ा क्लोरो लास्ट वाला, और जो थर्ड वाला दिखा रहे हैं वो प्रोपेनोइक एसिड है ना। तो ये तो समझ आ गया। देखो क्वेश्चन तो आ गया कायरल कार्बन ढूंढना, लेकिन जल्दी ढूंढना है अपन को। देखो इसमें तो 2 मिनट लग गया यार, चलो कोई बात नहीं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.3 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 80 और बॉइलिंग पॉइंट इतना है और इतने पे बॉईल होता है, KB दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन का, और मॉलिकुलर वेट निकालना है। तो देखो डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट वाला फार्मूला लगेगा, है ना, इक्वल टू I मतलब क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, I इंटू KB इंटू F, है ना, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे और क्या, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। और जो देखो डेल्टा TB का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डेल्टा TB इक्वल होता है TB माइनस TB नॉट, तो TB कितना हो जाएगा, TB का मतलब है सॉल्यूशन का और TB नॉट का मतलब सॉल्वेंट का, ठीक है। तो सॉल्वेंट मतलब बेंजीन का कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजीन के बगल में ब्रैकेट में 80 और उसका उतना है, तो सॉल्वेंट का 80 है और सॉल्यूशन का इतना है, तो माइनस करके ये लिख के यहाँ पुट कर देंगे। अब है EAN निकालना है, तो EAN क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। देखो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेंट्रल एटम का जो भी एटॉमिक नंबर है माइनस या प्लस या माइनस, उसके बाद गेन या लॉस, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस, गेन करेंगे तो प्लस लिखना है, लॉस करेंगे तो माइनस लिखना है, और फिर उसके बाद प्लस करना है नंबर ऑफ लिगेंड इंटू 2, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड जितना भी होगा इंटू 2 करना है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए FeCO ट्वाइस NO प्लस ट्वाइस उसको देख लेते हैं, और उस वाले में सिर्फ एक CO का निकालना है, ठीक है। तो दोनों ही देख लेते हैं, नहीं एक ही देख लेते हैं, चलो देखते हैं। 26 हो जाएगा आयरन के लिए, और यहाँ पे देखो 2 गेन, यहाँ पे पता कैसे चलेगा, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, गेन या लॉस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो NO के ऊपर +1 है और CO तो न्यूट्रल होता है, और ट्वाइस है मतलब कि
2 + 2 है, इधर +2 है, मतलब कि इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 = 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। मतलब आयरन में -2 कभी हम लोग देखते नहीं हैं जनरली, लेकिन फिर भी इसमें वही आएगा। तो -2 आ रहा है, मतलब कि क्या गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं ना यार, खुद सोचो ना, प्लस आता तब तो लॉस करता है ना। तो गेन कर रहे हैं मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 26 लिखा है, फिर बाद में लिखा है +2, और उसके बाद जो लिगेंड है वो लिगेंड 4 हैं, 2 और 2 4, और 4 × 2 जो लिखा है ना वो 2 तो फॉर्मूले में ही है, और 4 क्या है, लिगेंड है। तो ये 36 आ जाएगा। और सेकेंड वाले में क्या किया है, कोबाल्ट का 27 होता है, और लॉस और गेन में क्या किया है, 0। देखो क्योंकि CO न्यूट्रल, मतलब कि ये न्यूट्रल है ना, उसमें जो CO है ये तो कोबाल्ट है पहला वाला, दूसरा वाला कार्बोनिल है ना, लिगेंड है, तो उसका तो कुछ है न्यूट्रल होता है तो 0 होगा। और क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या बोलते हैं 4 × 1 मिनट, 4 × 2, 4 मतलब कि लिगेंड तो टोटल 8 है, लेकिन ना इसमें एक के लिए देखना पड़ेगा, एक उसके लिए, ठीक है। तो एक कोबाल्ट के लिए देखेंगे तो टोटल 4 है ना। एक मिनट यार, ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन फिर भी इसको टाइम लग रहा है, पर कोई बात नहीं, सर से सीखते हैं। Here we need to find out the effective to add 2 more electron having 36 or not. It says CO single. What is the atomic number? It said 26 plus CO oxidation number will be 0. It means no electron has been added or lost. Because of this 4 bond, it's a 4 × 2 plus there are 2 electrons in between. So each will be divided with 1 cobalt. Each will be divided with 1 cobalt, or each electron will go to the cobalt atom. So we have to add this one also. So finally it's a 27 plus 9, which is exactly equal to 36. So in both of the case answer will be 36. In both of the case answer will be 30. ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन था, मतलब आसानी से नहीं निकलने वाला, कि उसमें स्ट्रक्चर को भी देखना था, ठीक है, लेकिन जनरल वाला याद रखते हैं हम। फिर है रेट कांस्टेंट पर्टिकुलर रिएक्शन है डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है ना। अब करेक्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ΔH फॉर M2 M2 प्लस एक्वस, मतलब कि पहले तो देखो सॉलिड है तो गैस बनाएंगे, फिर गैस को एक निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर एक निकालने के बाद 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे फिर एक्वस में उसको डालेंगे, तब जाके M2 प्लस एक्वस बनेगा। तो सबको जोड़ दो भाई ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड, क्योंकि कर तो ही रहे ना, क्योंकि एक स्टेप के बाद सबका दिया हुआ है। और उसके बाद है ये देखो, ये दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपेन इज, मतलब इसमें हेस लॉ लगाना है और हीट चेंज निकालना है, कंबर्शन दिया, देखो क्या दिया है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर अ कंबर्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, तो पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा साइक्लोप्रोपेन का, है ना। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है सबका, देखो CO2 H2O का भी दिया हुआ है, और किसका दिया हुआ है, और उसका भी दिया हुआ है ना, प्रोपीन का भी दिया हुआ है, थर्ड वाले में देखो, थर्ड भी लिखा प्रोपीन, 1 2 3 तीनों का दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन भी दिया हुआ है प्रोपीन का, तो
तो देखो कंवर्शन का CO2 मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो प्रोडक्ट में CO2 और H2O का जितना भी होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि कोफिशिएंट 3 है। और लेफ़्ट साइड में कार्बन मतलब प्रोपीन जो है, प्रोपीन का और प्रोपीन का ही तो बस है ना, प्रोपीन और प्रोपीन में एक भी वो नहीं है, ऑक्सीजन का तो नहीं लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे और क्या। तो ये आ जाएगा, मतलब प्रोपीन का कैलकुलेट करना है, सॉरी हाँ ना, प्रोपीन का कैलकुलेट करना है। एक मिनट, मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, प्रोपीन का तो 33 दिया हुआ है। अच्छा 33 दिया हुआ है, तो ये 20 किसका है भाई, यार मैं कंफ्यूज हूँ। वेट, Now this one is a simple 058 approximate negative sign plus with negative sign 285.8 into 3 this side when this propene undergoes oxidation. But our concern is to find out what amount of energy will come out when cyclopropane undergoes oxidation reaction. Of course, what the conversion is there, what the amount of energy comes out when cyclopropane undergoes reaction with undergoes conversion for cyclopropene. It's an exothermic reaction and 33 kilojoule of energy is coming out. So when cyclopropane react with the propene, cyclopropane undergoes reaction with cyclopropene, this 33 kilojoule of energy will come out. Means from cyclopropane, this cyclopropane will convert into C double bond C triple bond C. We have calculated the energy from here onward. So we need to add this amount of energy. Means this more amount of energy will come out. So it will be, once again it says 33. So this will be something around 2090. 2090 means this part. So this amount of energy will come out when cyclopropane undergoes reaction with oxygen. This amount of energy. ये बहुत ही मतलब अजीब क्वेश्चन था यार, इतना लंबा क्वेश्चन कौन देता है, फिर भी इतने लोग सही किए हैं। मतलब कि इसको निकालने के बाद सबका दिया हुआ है रिएक्शन में से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने के बाद जो 33 दिया है उसको भी जोड़ना है, आते हैं। अब SO2 प्लस H2O प्रोडक्ट बनाता है, द फाइनल प्रोडक्ट इज़, अच्छा तो इसको याद रखना है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि H2O प्लस S बनेगा, है ना। SO2 प्लस H2S जब रिएक्ट करता है तो H2O प्लस S बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, S+4 से 0 में आ रहा है और माइनस, मतलब कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना। रिडक्शन ही तो हुआ यार, +4 से 0 आ रहा है, और एक मिनट, हाँ रिडक्शन ही हुआ, और -2 का ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। एक रिड्यूसिंग एक ऑक्सीडाइज, ठीक है, याद रखना। द क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज फॉर अ सैम्पल ऑफ गैस इन अ सील टाइट, ओके, कूल्ड फ्रॉम, इतना मतलब ठंडा कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या चीज़ चेंज नहीं होगा। तो देखो टेम्परेचर, जो एनर्जी होता है एवरेज एनर्जी, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, या फिर एवरेज एनर्जी को क्या हम लोग पढ़ते हैं ना KTG में पढ़ते हैं, है ना, या फिर गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, प्रेशर भी चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर वाला फार्मूला भी फिजिक्स में पढ़े हैं, और एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, RT/m √RT/m होता है ना। तो थर्ड ही तो है डेंसिटी जनरली चेंज नहीं होता है, इसको तुक्का भी मार सकते थे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, तो मतलब कि लिविंग ग्रुप
कि ऑर्डर क्या होगा, लिविंग ग्रुप, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, मतलब कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो वीकर इज़ द बेस, बेटर इज द लिविंग ग्रुप, मतलब वीक बेस जो होगा वो बेटर लिविंग टेंडेंसी होगा उसका। तो वीक बेस का मतलब कि उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो स्ट्रांग होगा, मतलब एसिड स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो सबको एच 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 दे दो और देख लो कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो CF3 देखो, OSO2, थर्ड वाले को देखते हैं, OSO2 CF3, है ना। फिर उसके बाद क्या लगा है, मिथाइल लगा है, फिर उसके बाद C2H5 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ही देख लेते हैं भाई, है ना। एसिडिक देख लेते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो सबसे वीक बेस होगा, और वही फिर लिविंग ग्रुप और लिविंग मतलब टेंडेंसी उसी की सबसे ज़्यादा होगी, तो थर्ड वाला होगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इस वाले में मेनली क्या देखना है यार, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10% V/V ऑफ HCl इज मिक्सड विद 10% V/V NaCl, और डेंसिटी दिया है प्योर NaOH का 1.5 टाइम्स देन प्योर HCl। इसका मतलब सुनो, इक्वल वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो देखो हम लोग जब मोलैरिटी, देखो हम लोग को इक्वल वॉल्यूम दिया है और हम लोग को पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मतलब pH पता करना है, मान को चलो। तो pH के लिए कंबाइंड हम लोग को क्या पता करना पड़ेगा, H+ पता करना पड़ेगा, या फिर कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या बोलते हैं, N1V1 प्लस या फिर माइनस, अगर NaOH है, एक बेस है, एक एसिड है, तो माइनस हो जाएगा, -N2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2, ये करना पड़ेगा, है ना। तो इससे नॉर्मेलिटी निकलेगा, यही कंसंट्रेशन है ना। जो H+ मान के चलो, या फिर किसी का भी H+ या OH- जो भी ज़्यादा रहेगा उसका कंसंट्रेशन मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी का मतलब पहले मोलारिटी इंटू एन फैक्टर तो सबका सेम है, दोनों का, NaOH और HCl का। तो नॉर्मेलिटी मतलब मोलारिटी देखते हैं, मोलारिटी में हम लोग मतलब पढ़ें कि क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो अगर डेंसिटी दिए हुए तो उसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाता है, 10D डेंसिटी इंटू x, मतलब कि जितना ग्राम भी दिया हुआ है ना, डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका नॉर्मेलिटी ज़्यादा, है ना। तो 1.NaOH का ही ज़्यादा होगा यार, तो बेसिक और क्या, इजी। A bottle of H3PO4 solution contains 70% WiW acid if the density of solution is 1.54 gram, मतलब डेंसिटी दिया है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द H3PO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1, मतलब देखो यार इसमें क्या दिया हुआ है, 1 लीटर 1 नॉर्मल, मतलब N2V2 दे दिया है, N1 और V1 निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द H3PO3 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना, तो N1 मतलब V1 निकालने बोल रहे हैं, और N2V2 दिया हुआ है। N1 के लिए क्या दिया, 70% W/W दिया है। N1 मतलब कि तभी निकलेगा ना जब मोलारिटी निकलेगा, इंटू एन फैक्टर करोगे तभी क्या निकलेगा, नॉर्मेलिटी निकलेगा, क्योंकि ये इसी से निकालना है, N1V1 = N2V2। V1 निकालना है तो N1 निकालने के लिए मोलारिटी इंटू एन फैक्टर करना, मोलारिटी के लिए 70% दिया हुआ है ना। तो वेट, अब इसको करना 10dx डिवाइडेड बाई, देखो W/W जब रहता है तो 10dx नहीं करते हैं, क्या करते हैं, डेंसिटी दिया है तो करते ही हैं यार, इसमें क्या है। हाँ लेकिन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो गया ना, वही तो देख, मतलब कि W/V रहता तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता, 70 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इसमें 70 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो गया, मतलब कि इसमें तो फिर लफड़ा है। पर देखती हूँ सॉल्यूशन, देखो 70/98 मतलब वेट बाई मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 100, इसमें तो अलग ही तरीके से किया है। चलो V1 निकालना है,
और n फैक्टर 3 है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। मोलैरिटी निकाला है 11, देखो मोलैरिटी निकाला है 11, ठीक है। ये देखो 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 ऐसे निकाला है। वेट मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाला है इन 100, अरे यार 1 लीटर सॉल्यूशन होता है ना 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन अब इसको चेंज कर लेना यार, ठीक है। कर भी नहीं था साहब, कर अपने कॉपी में फिर से कर इसको तो आ जाएगा, समझ में आया ना क्या कैसे निकालना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम 2+ व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस बिटवीन लेवल। सम देखो सम 4 है, डिफरेंस 2 है, तो यार खुद सोचना 3 और 4 होगा, मतलब 1 और 3 होगा तभी तो, जोड़ोगे तो 4 आएगा, डिफरेंस लोगे तो 1 2 आएगा, है ना। तो इसमें क्या, इसमें देखना सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। तो RZ 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 यही वाला फॉर्मूला लगे ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और Z की जगह रखोगे 3, क्योंकि लिथियम है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो R का वैल्यू ना तुम लोग क्या रखना, R का वैल्यू रखना 1/, देखो कुछ भी मतलब यहाँ पे 1/λ है, तो बाद में तो हम लोग को लैम्डा निकालना पड़ेगा ना, लैम्डा को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मत रखना, अभी R ही रहने देना, ठीक है। तो R 9 इंटू इसको करोगे तो 8/9 आएगा, 9 को काट देना तो 8R आएगा। फिर 1/λ है तो लैम्डा करोगे तो 1/8R आएगा। अब चेंज कर लेना, R को क्या लिखोगे, 10⁻7 मीटर लिखना, या तो 10⁻7 मीटर ही कर लेना, ठीक है। फिर उसको कैलकुलेट करना तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में आएगा, फिर उसको चेंज करना तो सेंटीमीटर में आएगा। इन द सब सेल द नंबर ऑफ रेडियल नोड इज़ 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ठीक है। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। तो देखो पहले तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियल का होता है n-l-1 और एंगुलर का क्या होता है एंगुलर का सिर्फ l होता है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइम्स दिया है, तो इक्वेशन बनाएंगे ना कि n-l-1 इक्वल टू 2 टाइम्स l, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें एक चीज़ और बोला है, इसमें बोला है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या पॉसिबल होगा ये बताना है, लेकिन एंगुलर नोड 0 नहीं होना चाहिए, मतलब l का वैल्यू हम लोग 0 पुट नहीं कर सकते, और मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू बताना है, देखो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मिनिमम भाई तो l को तो 0 नहीं रख सकते, तो 1 तो रख सकते हैं ना। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, है ना। n-1 ये l है, ठीक है, ये l है, ये l है, l-1 मैं कंफ्यूज मत होना। तो l को उधर लेके गया तो 3l हो गया। अब रख देंगे वैल्यू, तो n इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि 0 नहीं रख सकते, 0 रखते तो 1 आंसर आता फर्स्ट वाला, जबकि 20% लोग मारे हैं पता नहीं क्या है। अब है हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो देखो निकिल वाला याद रखना यार, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। निकिल वाला याद रखना, एक्सेप्शन है ये sp3 होता है, dsp2 तुम जब निकालोगे ना तो dsp2 आएगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद निकाली हूँ, तो मेरे को dsp2 आ रहा था। और इसमें तो 6 है ना, 6 का मतलब 2 3 5 1 6 d2sp3, क्योंकि डी वाला आएगा इसमें। अब देखना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है H2O, हाँ सेकेंड वाले में D2sp3 आ रहा है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इसको बना के देखेंगे तब इस समझ में आएगा, ऐसे में तो मतलब ये देख लेना, एक बार ड्रॉ करके देखना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये वाला याद रखना कि जो S का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो D में चला जाता है। तुम ऐसे मत सोचना कि पेयरिंग तो कर लेगा तो dsp2 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी क्या बोलते हैं वो नहीं होता है, मतलब डायामैग्नेटिक होता है, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि एस का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना 2, वो डी का जो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचता है ना उसको पेयर कर देता है, एस वाला जाता है डी में, ठीक है। तो इसमें गलती मत करना, चूज़ द करेक्ट। ये बहुत अजीब क्वेश्चन है यार, FeCl3 एट हाई टेम्परेचर, तो FeCl3 का ना डाइमर बना देता है, ठीक है।
और क्या बोलते हैं इसमें 2 सेंटर, देखो जब मोनोमर रहेगा ठीक है तो FeCl3 बनाओ, 3 Cl है ना, तो 2 सेंटर के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना नॉर्मल केस में, तो पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही नहीं हो सकता ठीक है, क्योंकि 3 सेंटर जब लेंगे डाइमर के फॉर्म में तो 3 सेंटर का मतलब जैसे वो वाला याद करो B2S6 वाला, तो उसमें तो अलग केस होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 सेंटर में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो सेकेंड वाला सही नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 दिए हैं। इट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा ठीक है, ये देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ठीक है, ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना है। तो द लैंथेनाइट कंपाउंड विच यूज्ड एज अ मोस्ट पावरफुल लिक्विड लेज़र आफ्टर डिजॉल्विंग इन सेलेनियम ऑक्सीक्लोराइड, तो लिक्विड लेज़र बनाना है हम लोग को ठीक है, तो नियोडाइनम ऑक्साइड, डाइमियम ऑक्साइड जब किससे रिएक्ट करता है, सेलेनियम ऑक्सीक्लोराइड से, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है हटाओ। और ये तो भगवान एक ऐसा क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर डैश जितना द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इक्वल टू 14 फॉर द अबव कपल। देखना इसमें क्या क्या हालत होगा ना तुम्हारा। देखना सबसे, देखो क्योंकि इसमें क्या निकालने बोला है कि क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल निकालना बोला है, और E0 का वैल्यू दिया है, मतलब E सेल इक्वल टू E0 माइनस जो नॉन से इक्वेशन लगता है ना वो लगा है ठीक है, 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्या बोलते हैं माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होगा है ना, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है इसमें, एक मिनट मैं कोई फॉर्मूला भूल रही हूँ क्या? सच में log 1 बाई कॉपर, मतलब कि कॉपर का कंसंट्रेशन का मतलब कॉपर का कंसंट्रेशन, एक मिनट, कॉपर 2+ से कॉपर जा रहे हैं ना भाई, इसमें ऐसे क्यों लिखा है, पागल कर देगा मेरे को ये वाला। ठीक है देख भाई, मेरे को इतना पता था कि कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर होगा तो रिएक्टेंट में आएगा ना, तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये इक्वेशन ऐसे कह लिखा है मेरे को नहीं पता ठीक है। अब देख KSP इक्वल टू कॉपर OH का ट्वाइस, KSP इक्वल टू कॉपर OH माइनस स्क्वायर KSP, क्योंकि KSP का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हम लोग को तो इसको तोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉपर का कंसंट्रेशन के लिए हम लोग इतना सब कुछ क्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं ठीक है। तो देखो H और OH का जो होता है वो 10⁻⁻14 होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे 14 किसका दिया हुआ है, pH दिया हुआ है, तो H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 है ना, तो OH यहाँ से निकल जाएगा, एक आ जाएगा। अब एक आ गया, इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब यही है ना कि देख OH की जगह रखो ना KSP, यहाँ पे जो KSP इक्वल टू 10 ये वाला है ना, ये वाला, हाँ यही वाला, तो इसमें कॉपर 2 OH की जगह 1 रख दो तो KSP इक्वल टू कॉपर आ जाएगा, फिर जो KSP का वैल्यू दिया है उसको यहाँ डालो तो आंसर आएगा। ये भगवान इतना बेकार क्वेश्चन। When the calcium carbide is treated with the heavy water, the product is formed. सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, दो क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बाइड प्लस हैवी वाटर को दो मोल लेंगे ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ठीक है C2D2, याद रखना। अब S एटम डज नॉट एज्यूम sp3, अच्छा इसमें लोन पेयर है सेकेंड में तो लोन पेयर है, तो 4 1 5 हो जाएगा, मतलब 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर को 1 गिनेंगे तो टोटल 5 मतलब कि sp3 4 और sp3d आ जाएगा, sp3 थोड़ी आएगा सेकेंड में। और इसमें बस यही पता है, द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, NO2 इज़ अ ब्राउन गैस, NO2 का डाइमर को थर्ड जो N2O4 है वो है, और N2O लाफिंग गैस है, और NO नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, एसिड कहाँ।
अब कोलॉइड ऑफ AgI, देखो कोलॉइड कब बनता है AgI का, जब AgNO3 एक्सिस ऑफ Ki से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब विच ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट विल हैव हाईएस्ट कोगुलेशन वैल्यू। हाँ, अब यहाँ तो सब के सब मार खा गए 60% लोग। क्यों? क्योंकि उन लोग को लग रहा था कोगुलेशन वैल्यू पूछ रहा है तो जितना चार्ज होगा उसी के बराबर होगा, लेकिन लोग तो भूल गए कि कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, लेकिन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोगुलेशन वैल्यू होता है ना। तो चाहे चार्ज पूछे चाहे पावर पूछे, इन्वर्सली मतलब कि वैल्यू पूछेगा तो चार्ज और पावर दिए रहेगा मान लो, तो इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। मतलब यहाँ पे कोगुलेशन वैल्यू हाईएस्ट पूछ रहा है तो चार्ज सबसे कम होना चाहिए क्योंकि इन्वर्सली का रिलेशन है। तो चार्ज सबसे कम किस में है? Ba2+ NaCl में ही तो है ना लीस्ट चार्ज। कैटायन एंड एनायन इट हैज़ द हाईएस्ट कोगुलेशन वैल्यू, क्योंकि Ba2++ SO4 2-, उसमें तो 2+2- है, इसमें 2+। मैं यहाँ पे हल्की सी कंफ्यूज ये हो जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो डिसोसिएशन के बाद जो आयन बनेगा एक Na+ एक Cl, उसको गिनना है कि उसके ऊपर जो चार्ज है उसको गिनना है। सही में कंफ्यूज हो गई। ठीक है, देख लूँगी। इन विच पर मतलब जितना लग रहा है उसे तो चार्ज लग रहे हैं। चार्ज का मतलब अगर ऐसे देखते 1 और 2 मतलब गिनना रहता तब तो 1 और 2 तो सेम ही आता तो देखेंगे नहीं ना, समझ रही विनीता साहू। अब इन विच सीरीज आर द स्पीसीज लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। यार ये तो बहुत क्वेश्चन आया है, जितना माइनस रहेगा उतना क्या रहेगा, ज़्यादा उसका साइज रहेगा, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ठीक है। Pi मल्टीपल बॉन्ड विथ इट सेल्फ एंड ऑल्सो विथ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो सिर्फ नाइट्रोजन ही कर सकता है ये, क्योंकि हम लोग को पता है NC बॉन्ड बनता है, NN बॉन्ड बनता है और NO बॉन्ड भी बनता है, पता है। एक्सप्रेशन विच गिव 1/4 लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़, तो ये तो फॉर्मूला पता है लेकिन इसमें 1/4 लाइफ बोल दिया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा। कंसंट्रेशन पहले था मान लो A था, A0 था, अब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अब कंसंट्रेशन हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो टी 1/4 का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसलिए कंफ्यूज हूँ कि कंसंट्रेशन और T12 का रिलेशन T12 = 0.693 डिवाइड बाई K, तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, लेकिन वो T12 था, ये T12 नहीं है, ये T1/4 है समझ में आया, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन को कैसे चेक किया मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देख लूँगी। द चार्ज ऑफ AS2S3 सॉल इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्ब, अरे यार S2S3 बोल रहे ना, AS2S3 सॉल इज ड्यू टू द एब्जॉर्ब H+ OH-, क्या तो अपने मतलब ये जो कॉमन आयन होता है तो यहाँ पे S कॉमन आयन है तो S2- को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, चार्ज ऑन सॉल इज ड्यू टू द कॉमन आयन, है ना, कॉमन आयन आर एब्जॉर्ब ऑन कोलाइडल पार्टिकल, तो S2- आएगा, मैं गलत की थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोनोक्लोरिनेशन क्लोरो डेरिवेटिव वाला जो टॉल्विन है ना, ये टॉल्विन तो Cl2H जहाँ दिख गया ना तो जो ब्रांच मतलब H को हटा के Cl लगाना वहाँ पे, ठीक है। और ये वाला है तो ये तो क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनेगा,
क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, मतलब कि फ्रीडल क्राफ्ट हुआ कि कुछ और हुआ, पता नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग को अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऐसा कुछ रिएजेंट हो जो एक प्रोडक्ट से ए से रिएक्ट करे या बी से करे और एक से नहीं करे, एक से रिएक्ट करे एक से नहीं करे। तो जो AgNO3 है वो ए से रिएक्ट करता है लेकिन बी से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? ए से इसलिए करता है क्योंकि वो साइड चेन में है ना, साइड चेन में है Cl2 के साथ, इसलिए वो कर लेता है उसके साथ, लेकिन बी के साथ नहीं कर पाता है। देखो यही लिखा हुआ है, नॉट रिएक्ट, बी नॉट रिएक्ट, ए रिएक्ट विथ डैश एंड प्रेसिपिटेटेड वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl बन जाता है, क्योंकि उसको Cl को निकालना है ना, AgNO3 डाल रहे हैं तो Cl को उसको निकालना है, तो आसानी से तो पहले वाले प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट में निकाल सकता है। अब मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाने की कंसंट्रेशन H2SO, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में भी है, इसको रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले ना क्या होगा, सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा, पहले कार्बोकैटायन, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, H2O को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो OH है ना, OH और एसिडिक मीडियम है, H2SO4 है तो एसिडिक मीडियम है, तो H+ क्या करेगा, OH के लोन पे, OH में जो लोन पेयर है ना O में, उसको मतलब H उसके पास जाएगा तो OH आसानी से नहीं निकल सकता, समझ गए। तो उसको वीक बेस बनाना पड़ेगा, वीक बेस इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप, है ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, H दे देंगे, तो आसानी से कहीं भी OH को निकालना, H दे दो, विपिन सर का कहना है ये, ठीक है। तो उसके बाद ये निकल गया, ये निकलने के बाद, हाँ ये निकल गया, ये निकला तो वहाँ पे प्लस बचा, मतलब कार्बोकैटायन बना। फिर अब रीअरेंजमेंट होगा, तो देखो ये प्लस है ना, वो यहाँ पे क्यों आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे बगल में देखो रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन भिखारी है बेचारा, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि कोई मेरे को दे दे, है ना, कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कॉन्जुगेशन करना चाहेगा, तो इसीलिए वहाँ पे बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ आएगा तो H+ जो है ना, वो वहाँ का H जो है वो टूटेगा और उसका बॉन्ड जो है वहाँ पे आ जाएगा बीच में, तो बन जाएगा ये का मतलब फर्स्ट वाला, समझ में आया। आउट ऑफ डैश इस ग्रुप 2 के एलिमेंट है और इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है नाइट्रेट का, तो सारे के सारे शो करेंगे, मतलब सारे के सारे टूटेंगे, सारे के सारे नाइट्रेट, क्योंकि सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में एक्सेप्शन होता है। कुछ याद आ रहा है। और ब्राउन गैस बन जाता है और O2 भी बनता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल 5। ब्राउन रिंग टेस्ट में NO2- is due to the formation of complex brown ring test of NO2-। ब्राउन रिंग टेस्ट होता है NO2- का, उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है बोल रहे हैं। तो बनता कौन सा कॉम्प्लेक्स है, FeH2O5 NO, अरे देखो याद रखना ना यार, NO होता है मेरे को पता है, और NO पे चार्ज +1 होता है भी पता है, और क्या बोलते हैं Fe, फिर NO पे प्लस चार्ज है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो X, H2 का तो 0, X +1 = +2, तो +2 राइट साइड में है और उसमें से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा आयरन का, है ना। तो आयरन का क्या होता है, +1 होता है, तो ये डिकलराइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2+ में, और पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सल्फेट कंपाउंड बनता है, मतलब कि ये बनता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, ये जो बना है ना ब्राउन रिंग इज अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Fe+1। तो याद रखना ये वाला, देखो H2O5 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, NO नहीं होता, तीसरा और चौथा में कंफ्यूज मत होना, 16% लोग हुए। द हीट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो अजीब ही क्वेश्चन है पर फिर भी देख लेते हैं। देखो
इसमें मतलब ये देखो, पहले हाइड्रेटेड वाले का, फिर एनहाइड्रस का डेल्टा एच दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 सॉलिड का कितना होगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को हाइड्रेशन, सॉल्यूशन दिया हुआ है, हाइड्रेशन पूछ रहे हैं, है ना। तो सॉल्यूशन पहला, सॉल्यूशन दूसरा, अब हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना है तो दो में से पहले को घटा दिया, तो घटा दिया तो क्या हो गया, पहला वाला पॉजिटिव था, दूसरा वाला माइनस था, तो दोनों को घटाएगा, दूसरे में से पहले को दोनों जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा सेकेंड। अब मैं पहली बार ऐसा क्वेश्चन की, मेरे को लग रहा है, मतलब मैं तो नहीं बना मेरे से, देखो क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं की थी। अब इफ़ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ SnCl4 इज इतना, देन कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड पूछ रहा है, ठीक है, तो भाई तोड़, N4+ तोड़ और 4Cl तोड़। अब मोलर कंसनट्रेशन का मतलब मोल ही मान के चलो ना, कंसनट्रेशन ही मारो, मोलर कंसनट्रेशन दिया हुआ है, तो Sn का दिया हुआ है, SnCl4 का दिया हुआ है, और Cl का पूछ रहा है, तो इसका 1 मोल है, उसका 4 मोल है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 15 चौको 60, और पॉइंट लगा है तो जी पॉइंट लगा दो, तो 6 हो जाएगा, और इंटू 10⁻³ सेकेंड ऑप्शन। एन एलिमेंट ऑक्यूपाइंग इन अ BCC स्ट्रक्चर इतना यूनिट सेल्स, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स total number of atoms of the element in these cells, total number of atoms of the element in these cells बताना है, total number of atoms, ठीक है। तो BCC में कितना होता है, 2, है ना, और एक यूनिट सेल में मतलब 2, तो 12 इंटू मतलब इतने यूनिट सेल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ जाएगा, और क्या, पहला वाला आंसर है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ, ये बहुत ही ना मतलब दिमाग से क्वेश्चन बनाया गया है, इसको रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा जो डेविएशन वाला है, ठीक है, देखना नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, देखना कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मोल दिया है, उसको मोल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, ठीक है। तो इस एक का 1 दिया है, एक का 2 दिया है, 1/3 होगा, और सेकेंड वाला का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो 2/3 आएगा, ठीक है। मोल को पुट मत कर देना भाई, 1/3 और 2/3 पुट करना, क्योंकि P = P1 X1 हम लोग यही पढ़े थे ना, और X क्या मोल फ्रैक्शन है, मोल नहीं है, गलती मत करना। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालेंगे तो 250 आएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, P सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब जो गिवन है उसको चेक करो, गिवन क्या है, गिवन है 240 और हमारा है 250, मतलब जो गिवन वाला है वो कम आ रहा है है ना, कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कम आ रहा है, इसका मतलब यही है वेपर प्रेशर कम आ रहा है ना। तो वेपर प्रेशर कम कब आ रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है गिवन वाले में, इसका मतलब यही है कि जो AB इंटरेक्शन मिक्सचर का है वो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो कम आ रहा है। किसी की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो उनकी वेपर तो कम आएगा ना, तो और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब क्या है, और वेपर प्रेशर कम आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव डेविएशन है ना। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ही तो कम आना होता है यार, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग क्या किए रहते पता है, मतलब गलती मत करना, मोल फ्रैक्शन ही रखना, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो एक तो दिख रहा है L2M, एक तो दिख रहा है N2K, L2M और M2N, L2M और N2K सेकेंड वाला ऑप्शन है। वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है ना, सीधा सीधा लाइन है। हाफ लाइफ दिया है 2 सैंपल का,
अब बोल रहे हैं कि ऑर्डर बता दो, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर n-1। n-1 याद रखना, 1 - n में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, और इन्वर्सली है तो जैसे टी हाफ a/b करेंगे तो जो कंसंट्रेशन है वो b/a और पूरे के पावर में n-1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो n = 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला याद रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, सेम टू सेम आना रहेगा। तो आइडेंटिफाई द स्पीसीज विथ एन एटम ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, पहले में तो +7 आ रहा है, दूसरे में तो 3 आ रहा है, तीसरे में तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और चौथे में कितना आ रहा है, 6 है। तो ईजीली है यार, मुँह जुबानी कैलकुलेट हो गया। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है गैसियस स्टेट से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मतलब फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया यार, इसमें टेम्परेचर देखो लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा है, टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर बोल रहे हैं, और P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। तो देखो इसमें ऐसे किया है, वैसे ही सेम टू सेम करना है, समझ में आया। क्योंकि PV = nRT हो गया ना, तो T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट हो गया है ना। तो N1 + N2 = N, ऐसा कर सकते हो, या तो P1 V1 जैसा भी करना है वैसा करो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये वाला भाई, इसको ना तुम यहीं से देखो, ये बड़ा मेरे को ना दिक्कत वाला क्वेश्चन लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है यार, मोल से कर सकते हो, पता है इसमें ना बहुत घुमाया है, लेकिन ना जो बेसिक से चल के ना इसको आंसर ला सकते हैं एकदम आसानी से, पता है। लेकिन इसमें ऐसा दिया है, इसको देख लो। अब आते हैं माइनस डिक्रीजिंग -i पूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले तो NO2 दिख रहा है मेरे को, सबसे पहले उसी का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, NO2 के बाद NO2 के बाद Br, क्योंकि Br क्या है ना, -i ऑर्डर पढ़े हैं यार। फिर OCH3, फिर R ग्रुप वाला होगा, पहले OCH3 वाला होगा, फिर R ग्रुप वाला होगा -i में, ठीक है। तो R में देखो पहले वाला, मतलब R में भी जो ब्रांचिंग वाला होगा, मतलब जिसमें मोर CH3 एक कार्बन से अटैच होगा, वो वाला सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि वो प्लस आई दिखाने लगेगा, +i बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन दिखाने लगेगा। तो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला है ना, OCH3 के बाद R ग्रुप। अब आते हैं टॉटोमेरिज्म वाला क्वेश्चन, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉटोमेरिज्म का कंडीशन क्या होता है कि हमको ना एल्डिहाइडिक और कीटोन मस्ट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा का स्ट्रक्चर देखो, पहले में ये दिया हुआ है, पहले में तो अल्कोहल ही दिया, दूसरे में कीटोन, तीसरे में चौथे में कीटोन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहले वाले में तो देखो, उसको तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल है यार, तो पहले एल्डिहाइड में अगर ये चेंज हो सकता है तो करा देते हैं, एक्सचेंज करेंगे, है ना। मतलब जो वहाँ का हाइड्रोजन है ना, कहाँ का, तो OH का हाइड्रोजन है उसको दे देंगे किसको, जो लेफ़्ट साइड में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, उस वाले कार्बन पे एक और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और वहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वाले में सब जो sp3 कार्बन वाला जो है ना, वो वाला अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि बगल वाला ही तो होता है ना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, तो उसमें अल्फ़ा 2 हाइड्रोजन है, इसमें मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब देखो, अब जब एल्डिहाइड बन गया ना ये, तो इसमें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि इस कार्बन के बगल में, पहले वाले में बता रही हूँ जो बनाए हैं हम लोग, रीअरेंज किए हैं,
उसके बाद आ गया अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें ये भी शो करेगा और दूसरा वाला भी करेगा। और तीसरा वाला तो कुछ और है, चौथा है। तीसरा वाले में देखो, तीसरा वाले में तो इसके बगल में एक हाइड्रोजन है मान लो, ठीक है, लेकिन ना जब ये इधर भी है और इस साइड भी है, लेकिन जब ये टॉटोमेरिज्म करेगा ना और बॉन्ड बीच में बनाएगा तो रिंग में टोटल 4 बॉन्ड आ जाएगा। रिंग में 4 बॉन्ड कैसे आ सकता है? वो तो मतलब एरोमेटिसिटी नहीं भी है, अभी भी नहीं है, फिर भी और अनस्टेबल हो जाएगा, तो थर्ड वाला नहीं कर सकता। लेकिन फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में तो उसके उस साइड बगल में भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड में भी, तो ये भी करेगा, मतलब 1 to 4 शो करेगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। मेटा स्टेबल सिस्टम ये रटने वाला है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बोलते हैं, ठीक है, बकवास क्वेश्चन। ये मस्त क्वेश्चन है। फॉर्मूला ऑफ एग्जॉस्टेड परम्यूटेड इज, तो पहले परम्यूटेड का फार्मूला क्या होता है ये बताओ। परम्यूटेड का फार्मूला होता है भाई Na2 2 L2 2SI2 2O8, ठीक है। मतलब कि ये सब में 2 होता है, लेकिन O में 8 होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो थर्ड वाला दिया ना, थर्ड वाला वो परम्यूटेड का फार्मूला है, लेकिन एग्जॉस्टेड परम्यूटेड किसको बोलते हैं? जब NO2 पूरा ख़त्म हो जाता है, या मतलब कि या फिर उसकी जगह में कैल्शियम रिप्लेस कर देते हैं ना, तो उसको परम्यूटेड बोलते हैं। और मैं क्या लगाया हूँ? थर्ड वाला। मेरे साथ साथ 34% लोग लगाए हैं थर्ड वाला। क्योंकि उन लोगों को लग रहा था भाई क्या जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना होता है पेपर में, तो है ना। तो एग्जॉस्टेड परम्यूटेड तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ है, कुछ तो याद आता नहीं वहाँ पे। परम्यूटेड कुछ तो पढ़ा भाई, थर्ड तो लग रहा है Na2 वाला पढ़ा हुआ है, लगा देते हैं। एग्जॉस्टेड तो जाए भाड़ में है ना। तो बोले एग्जॉस्टेड को भाड़ में मत भेजियो भाई लोग। तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्टेड का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। परम्यूटेड इज ऑल्सो कॉमन नेम फॉर मैन मेड जियोलाइट, ठीक है, इसको जियोलाइट भी बोलते हैं, तो पता था। नॉट आइसो स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। आइसो स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, ठीक है, पहला प्रेफरेंस तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। और नॉट बोल रहे हैं तो नॉट में देखते हैं, तो पहला वाला देखते हैं अगर, तो पहला वाला में PF5 है, P में नाइट्रोजन फॉस्फोरस 5 होता है ना आउटर मोस्ट में, तो 5 तो F5 है, तो 5 मतलब sp3 एक 4 और एक 5 sp3d आएगा पहले वाले में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले में देखना BrF5 है, और Br मतलब कि फ्लोरीन वाला में 9 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, है ना। मतलब 9 क्या 7 होता है आउटर मोस्ट में 9 तो टोटल हो गया, 7 होता है आउटर मोस्ट में। तो 5 हो गया इधर, और 2 वाला 2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर और बचा है, मतलब टोटल 6 का मतलब sp3d2। और पहले वाले में sp3d आया, दूसरे वाले में sp3d2 आया, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, क्योंकि अलग अलग आ रहा है भाई, वो अलग, ये सबको चेक करोगे ना तो सेम आएगा, ठीक है। अब 34 है, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द मोस्ट रिएक्टिव विल बी एनिलीन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल तो है भिखारी, उसको चाहिए कोई उसको दे दे इलेक्ट्रॉन। और रिंग में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए तो NH2 एनिलीन में बेंजीन पर NH2 है, पहला वाला तो भाई खींच देगा नाइट्रो NO2, और तीसरा वाला एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड मतलब रिंग के ऊपर NH3 पॉजिटिव और Cl, तो NH3 के ऊपर जब भी पॉजिटिव आ जाएगा तो विड्रॉइंग का काम करने लगा, ठीक है। और N एसिटाइल का मतलब क्या है? N रिंग के ऊपर N से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O ऐसा जुड़ा हुआ है, तो वो तो खींचेगा ही ना भाई, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है उधर, तो खींचेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, उसको तो उधर ही खींच लेगा, तो रिंग में तो बढ़ा ही नहीं पाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड एनिलीन, ठीक है। अब देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन 1s2
2s2 2p5 थर्ड वाला ऑप्शन 2p5 हो गया कंप्लीट। टोटल 45 क्वेश्चन। बहुत टाइम लगा भाई, बहुत टाइम लगा। कोई बात नहीं, मैं फिज़िक्स भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, बायो नहीं करूँगी, कर लूँगी बाद में। तो ये हुआ डन।